Hello and welcome to my YouTube channel. Guys, this is part 2 of work energy and power MCQ. एक्चुअली वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा, तो क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने किए थे. वी विल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 21? क्वेश्चन नंबर 21 इज two object A and B are moving with the same velocity. Okay, the mass of object A is twice that of B, the ratio of their kinetic energy. Okay, ठीक है, हमें गिवन क्या दिया है कि वेलोसिटी सेम वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ A इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B इज इक्वल टू V के बराबर ले लेते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है द मास ऑफ ऑब्जेक्ट A इज ट्वाइस दैट ऑफ D, मतलब मास ऑफ A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ B. ये भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है. अगर मास ऑफ B हम ले लेते हैं, मास ऑफ B हम M ले लेते हैं, तो इसका मतलब मास ऑफ A जो होगा वो किसके बराबर है? 2m के बराबर होगा. इस तरह से करना है. रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, सिंपल फार्मूला लगाओ. काइनेटिक एनर्जी ऑफ A टू B हमें पूछा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ B, ठीक है, इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1/2 ma VA स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/2 MB VB स्क्वायर. इस तरह से करोगे तो 1/2 कटेगा, वेलोसिटी दोनों की कट जाएगी क्योंकि सेम है. तो आपके पास मास का रेशो है MA किसके बराबर है? 2 टाइम्स ऑफ MB है, डिवाइडेड बाई MB करोगे अगर, तो वैल्यू डालो या इधर काट दो, तो ये हमारे पास रेशो आ जाता है. तो रेशो क्या आ जाता है हमारे पास? इसका 2/1. तो राइट ऑप्शन विल बी B. ओके, 2 आपके पास राइट ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 21 का. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज ऑफ सेम मासेस इज दिस द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी. ये आपके लिए होमवर्क है और आपके जो भी यहाँ पे वीडियो देखेगा वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएगा इसका आंसर क्या है. ओके, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 22 पे, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है. 22 तो मैंने होमवर्क दे दिया आपको. 23 क्वेश्चन देखेंगे. 23 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. देयर इज नो नेट मोमेंटम ऑन द बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, बोलता है मोमेंटम, नेट मोमेंटम ऑफ बॉडी नहीं है अगर मोमेंटम बॉडीज इक्विलिब्रियम में है. सही है ये. मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, ये भी सही है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कंजर्व, ये गलत है, क्योंकि कभी कभार काइनेटिक एनर्जी ऑन स्ट्राइकिंग, जैसे वॉल पे एक बॉल ऊपर से गिरेगी तो जब नीचे ग्राउंड पे स्ट्राइक करती है बॉल, तो यहाँ पे एक किस्म की हीट एंड साउंड प्रोड्यूस होती है. और वो हीट एंड साउंड कौन सी फॉर्म की एनर्जी होती है? कुछ पार्ट होता है काइनेटिक एनर्जी का, वो कन्वर्ट हो जाता है. तो थर्ड सही नहीं है. तो इसमें मतलब जहाँ ऑल ऑफ दीज और थर्ड भी, ये वाला कट जाएगा. ओनली फर्स्ट नहीं है, दोनों सही है. तो दैट्स मीन सी आपका सही हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के बारे में, इफ द मास ऑफ बॉडी इज मेड डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी बिकम डबल. ऑफकोर्स देखो 1/2 MV स्क्वायर करते हो, अगर मास डबल हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल होगी. इफ आइदर वेलोसिटी और लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डबल देन काइनेटिक एनर्जी बिकम 4 टाइम. अभी हमने देखा ना, लीनियर मोमेंटम जब डबल हो रहा था काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रहा था. अब हम चेक करते हैं वेलोसिटी का. होता है लेकिन मैं आपको प्रूव करवा दूंगा. देखो 1/2 MV स्क्वायर, अगर ये हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, K1 है, तो अगर K2 निकालना है 1/2 M इंटू 2V का होल स्क्वायर, वेलोसिटी डबल हो जाएगी. तो 1/2 कितना आ जाएगा? ये हमारे पास 1/2 MV स्क्वायर इंटू 4. ओके, तो यहाँ पे 1/2 MV स्क्वायर की जगह आप K1 लिख सकते हो, तो इट बिकेम 4K1. तो K2 आपका जो है वो 4 टाइम्स ऑफ K1 आ गया. तो दैट्स मीन्स ये वाला दोनों सही है कि आपका वेलोसिटी अगर डबल हो या लीनियर मोमेंटम डबल हो, काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 टाइम्स हो जाएगी. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, ठीक है. Question number 25 to 26, in each case following question, the statement is assertion and is given followed by the corresponding stating or the reason just below it. Of the statement, mark the correct. ठीक है, if the both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. अगर assertion और reason true है लेकिन reason correct explanation नहीं है, assertion is true but the reason is false, तो आपने ये देखना है. यहाँ पे 25 to 26 आपका एक डायरेक्शन दे दिया है. 2 क्वेश्चन assertion reason टाइप क्वेश्चन है. ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं. If the light body and heavy body have equal kinetic energy,
मोमेंटम इज ग्रेटर फॉर द हैवी बॉडी। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी उनकी बराबर होगी तो मोमेंटम किसके लिए ज़्यादा होगा, हैवियर बॉडी के लिए बोल रहा है क्या, मोमेंटम ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, हमने क्या देखा कि अगर हम देखते हैं, सही बात भी है ना, अभी हमने नीचे पीछे एक चेक भी किया किसके, ग्रेटर मोमेंटम निकाला था किसके लिए, हैवियर मास के लिए, तो वो हमने मतलब न्यूमेरिकली प्रूव किया, तो ये सही है, असर्शन सही है। इफ द लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, अगर लाइट बॉडी और हैवी बॉडी का मोमेंटम सेम है देन द लाइट बॉडी पोजेस द मोर काइनेटिक एनर्जी, तो लाइट बॉडी का जो है काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये भी सही है, लेकिन क्या ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, नहीं, इसकी एक्सप्लेनेशन यही नहीं है। तो वी कैन से बोथ ए एंड आर, मतलब असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट में द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखोगे यहाँ पे, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द नेट फोर्स। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बताती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन के। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ओनली इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ वन पार्टिकल, ऐसा नहीं है, वन पार्टिकल ओनली जो है यहाँ पे लिखा है ओनली, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है, तो ये सही नहीं है। तो इसमें असर्शन हमारा ट्रू है बट रीजन फॉल्स है, तो इसके लिए सी ऑप्शन सही होगा, पहले के लिए बी है और दूसरे के लिए सी है। ओके, ठीक है, उसके बाद अ वॉन्ड वॉच स्प्रिंग हैज़ डैश एनर्जी, एक वॉन्ड वॉच स्प्रिंग जो होती है उसके पास कौन सी टाइप की एनर्जी पोजेस होती है, तो याद रखना कोई भी वॉन्ड वॉच स्प्रिंग जो है उसके पास स्प्रिंग में पोजिशन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन होता है, कन्फिगरेशन की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। ओके, उसके बाद है फ्लाइंग जेट पोजेस, फ्लाइंग जेट, देखो एक फ्लाइंग है जेट है, तो कुछ ग्राउंड की से एच हाइट पे होगा ये जेट, अगर फ्लाइंग जेट है यहाँ पे, ठीक है, ग्राउंड से कुछ एच हाइट पे होगा, एच हाइट पे है तो उसके बाद मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और उसके पास वेलोसिटी भी है, मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, बोथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगा। क्लियर, अ बॉडी रोलिंग डाउन ऑन ए हिल, एक हिल से एक बॉडी गिर रही है नीचे, देखो जब गिर रही है कुछ हाइट से गिर रही है नीचे, बॉटम तक आएगा एक रेफरेंस पॉइंट तक, तो इसके पास हाइट भी था, उस हाइट को आस्ता आस्ता कम हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी है और वेलोसिटी भी है इसके पास, तो दोनों बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इसका ऑप्शन। व्हेन ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप ऑन रीचिंग द ग्राउंड, देखो जब बॉडी कोई फॉल कर लिया, मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपको बोला है, तो जैसे जैसे नीचे आएगी इसको पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा बट इक्वल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपको दिखेगा, तो दैट्स मीन यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ द ऑब्जेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीज एट द पॉइंट ऑफ इन इट्स पाथ, ठीक है, तो कौन सी एनर्जी बोलता है, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इंक्रीजेज, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, फ्री फॉल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी आती है, उसका पोटेंशियल एनर्जी अभी मैंने बोला डिक्रीज होता है बट काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, हमें पूछा है कौन सी एनर्जी इंक्रीज करेगा, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। अगर बोला होता कौन सी एनर्जी डिक्रीज करता तब तो पोटेंशियल एनर्जी, और कौन सी एनर्जी कंजर्व रहेगी, वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी, समझ आ गया ना, तो कंजर्व कौन सी रहेगी, मैकेनिकल, इंक्रीज कौन सी करेगी, इंक्रीज कौन सी करेगी काइनेटिक, और डिक्रीज कौन सी करेगी पोटेंशियल, और कंजर्व कौन सी रहेगी मैकेनिकल, ये चीज़ें भी ध्यान रखना है, इस तरह का क्वेश्चन भी इसको ट्विस्ट किया जा सकता है। उसके बाद है When a ball bounces off the ground, which one of the following changes suddenly? जब बाउंस होगा ना जब भी, तो उसके मोमेंटम में बहुत चेंज आएगा, ठीक है, सडनली अचानक मोमेंटम में चेंज आता है। क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एज्यूम लिखा है नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम काइनेटिक एनर्जी नहीं कह सकते, अभी कंडीशन दे दी है। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं, देन व्हाट पोजीशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे इसकी मैक्सिमम, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तभी जाके इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg एंड हैविंग अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 480 जूल इज प्लेस्ड एट अ हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट,
तो आपने सिंपल फार्मूला लगाना है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला किसके बराबर होता है, mgh के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया है 480 जूल, क्योंकि हाइट बोला है तो पोटेंशियल एनर्जी है। तो यहाँ पे आपका m मास कितना है 6 है, और g मीन्स ग्रेविटी आपका 10 लेना है, और हाइट कितना हमारे पास दिया है, दैट इज हाइट निकालना है। ओके, तो 0 से 0 कटा, तो 6 8 48, तो हाइट आपका 8 मीटर निकल गया। ओके, 8 मीटर इज द हाइट। राइट ऑप्शन इज द बी। ओके, 34 क्वेश्चन हो गए। अब 35th क्वेश्चन जो हमारे पास है, तो 35वां क्वेश्चन अगर हम निकालेंगे, फाइंड द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 13 kg व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर। तो आराम से निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके बराबर है, mgh। तो ये जितने भी ऑप्शन मैंने क्वेश्चन बोले हैं, ये इनका आंसर आपने मुझे बताना है, क्वेश्चन नंबर डालना, क्वेश्चन नंबर जैसे 35 उसका आंसर क्या होगा ये आपने लिखना है। इन विच केस डज द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, कौन सी केस में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट याद रखना, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी होता है अगर आपका कंसेप्ट सही है। देखो मैं आपको बोल दूंगा, एक हमारे पास एक चीज़ याद रखना है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी कब इंक्रीज करता है। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा तब इंक्रीज करता है जब आप वर्क डन करते हो, वर्क डन करोगे इन एनी कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड मतलब कंजर्वेटिव फील्ड मीन्स कंजर्वेटिव फोर्सेस को यूज़ करोगे। सपोज करो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, आपका हम कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्सेस जो होते हैं, ठीक है। जैसे बोलता है कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कंप्रेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। नहीं गाइस, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ देखो, ये हमारे पास स्प्रिंग है, सपोज करो यहाँ पे ब्लॉक बांधा आपने, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी, अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लोगे ना P1, दैट इज़ 0, क्योंकि यहाँ पे इसकी ये पोजीशन है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, इसका ओरिजिनल पोजीशन यही है। अब जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, कंप्रेस मीन्स यहाँ पे x डिस्टेंस तक लाओगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे। सपोज करो आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया, कहाँ तक लाया, यहाँ तक, तो आपका स्प्रिंग की पोजीशन आप इस तरह की हो गई। क्लियर। तो जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो वर्क डन लिखते हैं 1/2 kx², ये फार्मूला होता है। k स्प्रिंग कांस्टेंट है, x डिस्प्लेसमेंट है। अब ये वर्क डन होता है किस में चेंज हो जाता है, बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, ये हमने पढ़ा है। तो दैट्स मीन इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ, चाहे आप उसको स्ट्रेच करो, या स्ट्रेच मीन्स अगर आगे x डिस्टेंस ले जाओगे तब भी, स्ट्रेचिंग के केस में भी आपका जो वर्क डन हो जाएगा 1/2 kx² ही हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ओके, उसके बाद वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशन, जब जैसे आपने बॉडी को यहाँ h हाइट तक ऊपर लिया, तो इसका कहीं ना कहीं जैसे जैसे ऊपर जाओगे इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो फर्स्ट 3 केसेस में वर्क डन जो होता है इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट केस देखते हैं क्या लिखा है लास्ट, उसके मतलब इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसमें भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऑन राइजिंग द एयर बबल, देखो राइजिंग एयर बबल इन वाटर, एक वाटर है, इसमें क्या है, हीटिंग की वजह से, तो सिस्टम के अंदर की एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे नहीं है। तो एक एयर बबल जो आस्ता आस्ता राइज कर रहा है, आस्ता आस्ता राइज कर रहा है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे कोई भी चीज़ जब राइज कर रहा है, इसका मतलब सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जब कोई एनर्जी यूज करता है, कोई भी सिस्टम एनर्जी यूज करेगा, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। तो स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब होता है उसकी एनर्जी का डिक्रीज होना, ठीक है। तो इस पे इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो हमसे पूछा था किस में डिक्रीज हो रहा है, तो 3 में इंक्रीज हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ओनली 4th। ओके, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एनर्जी इज करेक्ट। तो आप कौन सा है, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉय, गलत है। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड बट नॉट डिस्ट्रॉय, ये भी गलत है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी फॉलिंग
freely under the action of gravity alone in a vacuum, which one of the following remain constant? देखो अभी मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा जब नीचे आएगा तो डिक्रीज होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसका इंक्रीज होगा, लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, लेकिन हमें एनर्जी के बारे में विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल, तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होगा टोटल एनर्जी हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ओके। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैपन्स व्हेन द स्विंग राइजेस टू अ हाइट h फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। देखो यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे एक है ये चीज़, ठीक है, इस तरह का। अब ये स्विंग करेगा जब ये कहीं इस तरह से राइज करेगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो हमें बताना है इससे क्या होगा, इससे क्या चीज़ हो सकता है, कौन सा ऑप्शन हमारे पास इसका सही है। तो जब हाइट तक जाएगा गाइज, यहाँ पे जब था ना बॉटम पे, जब ये चल रहा था बॉटम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, लेकिन जैसे जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा, अब टॉप पे पहुँचेगा इसका काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे ऊपर जा रहा है काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है, और इसकी हाइट बॉटम से आस्ता आस्ता h बढ़ रहा है ना, h बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाता है ये हो जाता है। मतलब आप ये भी कह सकते हो कोई बॉडी ग्राउंड से आस्ता आस्ता ऊपर जा रही है, जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ऑटोमेटिकली इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल हाइट बढ़ने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, ओके। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है, बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर, बी क्या आपका है राइट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, तो 40 क्वेश्चन आज पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इज डन बाय, तो आपको पता है ये साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सा कन्वर्ट कर रहा है, ज़रा देखो यहाँ पे। सोलर एनर्जी क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, आपको लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर। ग्रामाफोन है, माइक्रोफोन, यस माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, क्लियर। फिर लाउड स्पीकर पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोबारा आपकी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। आप बोल रहे हो आपके हाथ में माइक्रोफोन है, तो आपकी जो साउंड है माइक्रोफोन के अंदर जाती है, साउंड एज ए साउंड, लेकिन वो तार से कनेक्ट होता है लाउड स्पीकर के साथ या स्पीकर के साथ, तो यहाँ से साउंड किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और फिर इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में। वो किसने की, लाउड स्पीकर ने, लेकिन माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया। तो माइक्रोफोन विल बी द राइट ऑप्शन। तो आज के 40 क्वेश्चन है गाइज, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में वीडियो है, दोनों पार्ट्स को देखिएगा, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बिकॉज ऑफ सम अर्जेंसी, थोड़ा सा मेरे एंगेजमेंट्स ज़्यादा थी, तो मैं आपके लिए लेक्चर नहीं ला पा रहा था, तो होप अब आपको कंटिन्यू लेक्चर मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।